हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है फैज़ान अंसारी और मैं आपके लिए यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड्स का एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके बारे में क्या राय है मेरी। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो प्रीवियस हमारी जो बुक थी और अभी की जो हमारी बुक है, मैं सिर्फ ऐसा बोल सकता हूँ कि वो थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है। मतलब अभी की जो हमारी जो बुक है 12th स्टैंडर्ड की एचएससी बोर्ड की जो बुक है वो थोड़ी सी अपग्रेड की गई है पहले के मुताबिक। मतलब जैसे कि इसमें थोड़े बहुत ऐसे टॉपिक ऐड किए गए हैं जो कि आपको पहले नहीं थे, जो कि एक अच्छी बात है। अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ अगर मैं एनसीईआरटी से, लेकिन हालांकि एनसीईआरटी से अभी भी क्या है, थोड़ी पीछे रह जाती है। तो अभी की जो हमारी बुक है वो थोड़ी सी अपग्रेडेड है और ये थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो मेरे राय में आपकी जो ये बुक है ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप कुछ सीईटी के एंट्रेंस के लिए अगर इसको प्रिपेयर करोगे और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ओके। तो इसी बुक के अंदर हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड और इसके बारे में हमने अभी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है। तो सबसे पहली बात, ये टॉपिक हमको क्या बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझ लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ये क्या होता है। जब भी अगर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना चालू करेंगे कि फोर्स एक्सर्ट करने के बाद वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। अगर मैं इसको एक अच्छे से शब्दों में लिख लूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगा द प्रॉपर्टीज़ दैट आर स्टडीड under the action of a force, ठीक है। सो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम फोर्स लगाने के बाद हम स्टडी करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। आपने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा था, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। जहाँ पर आपने क्या देखा था कि हमारे पास एक सॉलिड था और आप सॉलिड के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, ठीक है। तो आपने देखा तो किसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स कुछ आ रहा था, स्ट्रेन डेवलप हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि कुछ यंग मॉड्यूलस के हमने कंसेप्ट देखे थे, हमने पॉइजन्स रेशियो के बारे में पढ़ा था। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपने कब पढ़ी थी, जब हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाया था। तो उस चैप्टर को हमने क्या नाम दिया था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, क्योंकि हम मैटर मतलब क्या, सॉलिड की बात कर रहे थे। ठीक उसी तरीके से हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन व्हाट, हम फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी हाथ लगेगी स्टडी करने के बाद, तो उस चैप्टर को हमने नाम दे दिया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। तो अभी आपको समझ में आ गया कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम स्टडी करेंगे जब हमने क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है, तो उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ठीक है। उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अभी हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से लेके चलूँ, ठीक है, कि फ्लूइड आखिर हमारे क्या हो सकते हैं, तो हम डेली लाइफ के थोड़े एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलो कि आप रोड पे निकले, ठीक है, आप रोड पे निकले और आपको वहाँ पर एक पानी पूरी वाला दिखा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि पानी पूरी वाले के पास क्या होता है कि वहाँ पे दो तरीके के पानी होते हैं, ठीक है। एक होता है तीखा पानी और एक क्या होता है हमारे पास मीठा पानी, ठीक है। वो क्या करता है, हमारा जो पानी पूरी रहता है उसके अंदर वो क्या करेगा, पहले रगड़ा डालेगा ऑब्वियसली, उसके बाद वो क्या करेगा, हमारे तीखे पानी को उसके अंदर से फ्लो करवाएगा, ठीक है। क्या करेगा, वो तीखा पानी लेगा और उसके अंदर क्या करेगा, वो फ्लो करवाएगा, यानी कि वो क्या होगा, तीखा पानी बह के उसके अंदर पूरी के अंदर चले जाएगा, ओके। उसी के साथ साथ अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास एक मीठा पानी होता है, उसको भी वो क्या करेगा, उसके साथ फ्लो करवाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारी थी, जो मैंने बताई आपको, जो मीठा पानी और क्या हमारा तीखा पानी, ये क्या हो रही थी, हमारी बह रही थी, ये फ्लो हो रही थी, तो इसी को हम बोलते हैं फ्लूइड, ओके। सो मैं एक फ्लूइड के बारे में एक यहाँ पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से लिख सकता हूँ। फ्लूइड, पहला, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर फ्लूइड्स, ओके।
तो ऐसी चीज़ें जो हमारी क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है, बह सकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम फ्लूइड्स बोलते हैं। ठीक है। और एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो हमारी जो शेजवान चटनी होती है वो भी क्या होती है, वो फ्लो हो सकती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो एक फ्लूइड हो जाएगा हमारा। ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल अगर दूँ, सपोज़ कि आप एक रोड पे हो, आप चल रहे हो, ठीक है, आपको एक चिकन तंदूरी दिखी, ओके। अब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि चिकन तंदूरी आपके पास आ जाएगी, नहीं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि चिकन तंदूरी की जो खुशबू है हमारी, ठीक है, वो आपके नाक तक आ जाएगी। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चिकन तंदूरी से निकलने वाली जो खुशबू थी वो एयर में फैल गई, और वो एयर में फैलने के बाद आपके नाक तक फ्लो हो गया है, बहते बहते आई हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा एयर है वो भी फ्लो होता है, तो क्या मैं इसको फ्लूइड की कैटेगरी में रख सकता हूँ? जी हाँ, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरा जो एयर है वो भी क्या है, एक फ्लूइड है। ओके। अब उसके बाद मैं एक और चीज़ यहाँ पे पॉइंट ऐड करूँगा कि ये सारी की सारी जब बातें हो रही थी तो आपके मुंह में जो पानी आया तो वो भी क्या था, हमारा क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताई है वो सारी की सारी क्या है, हमारी एक फ्लूइड है। क्या लिक्विड और गैस जो हमारी थी, जो एयर थी, तो क्या मैं इन सबको फ्लूइड बोल सकता हूँ? जी हाँ, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगा, लिक्विड्स and gases collectively forms a fluid। ओके। अब इसके बाद आपको थोड़े से और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में बता सकता हूँ कि जो हमारा जो फ्लो होता है उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं कि हमारे फ्लो किस तरीके से होते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली बात मैं आपका अब एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पे 3 पाइप्स है, कुछ इस तरीके से, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक हमारे पास यहाँ है। ओके। सपोज़ कि मैंने पहले पाइप के अंदर मैंने डाला 1 kg ऑफ शेजवान चटनी। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डाला, 1 kg शेजवान चटनी। तो मुझे बताओ, जैसे ही यहाँ पर ये शेजवान चटनी यहाँ पे जाएगी वो यहाँ से फ्लो होके निकल जाएगी। ओके, यहाँ से बह के वो निकल जाएगी। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 kg ऑफ ऑक्सीजन इस पाइप के अंदर। सो क्या ये ऑक्सीजन यहाँ से फ्लो होके यहाँ से निकल जाएगा? जी हाँ, ये भी निकल जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसी पाइप के अंदर अगर मैं यहाँ पे डालूँ 1 kg ऑफ चिकन तंदूरी, तो क्या ये चिकन तंदूरी यहाँ से बहते बहते यहाँ से बाहर निकल जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये चिकन तंदूरी यहाँ पर अटक भी तो सकता है, यहाँ पे वो अटक जाएगा क्योंकि ये हमारा कैसा है, एकदम स्ट्रेट है इस तरीके से। तो अगर ये यहाँ पर ये चिकन तंदूरी हमारी क्या हो गई, अगर अटक गई है, ये हमारे आगे फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब चिकन तंदूरी हमारी क्या, फ्लूइड नहीं है। और ये जो हमारी जो चीज़ें थी ये क्या थी, हमारी फ्लूइड थी, क्योंकि ये क्या हमारी फ्लो हो सकती थी, बह सकती थी। ओके। अब अगर मैं आपको शेजवान चटनी की बात करूँ तो ये फ़्लो किस वजह से हो रही है। इमेजिन किया अगर मेरी शेजवान चटनी यहाँ पर आके इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, और तो ये आगे की तरफ हमारी फ़्लो कैसे हो गई? देखो कि आप अगर यहाँ पे अगर समझो कि मेरे यहाँ पे शेजवान चटनी अगर समझ लो थोड़ी सी इकट्ठी हो गई है, ठीक है, सो क्या होगा कि शेजवान चटनी के अंदर विदिन एक प्रेशर होगा, ठीक है, और वो बाहर के प्रेशर से अगर कंपेयर अगर मैं करूँगा तो वो उससे ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पर मेरा प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे मेरी एयर है, तो यहाँ पे मेरा प्रेशर क्या है, कम है। इस वजह से क्या होगा कि ये प्रेशर की वजह से, या फिर हम बोलेंगे कि एक फोर्स की वजह से जो ये अपने आप पे एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये आगे की तरफ क्या हो जाएगा, ये फ्लो हो जाएगा। ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फ्लूइड हमारा जो होता है वो फ्लो किस वजह से होता है, जब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फोर्स होगा या फिर हमारा जो प्रेशर होगा उसके अंदर थोड़ा सा एक वेरिएशन होगा। अगर हम थोड़ा सा आगे जाने के बाद अगर हमारा प्रेशर के अंदर अगर हमारा चेंज आता है तो उसको हम एक वर्ड देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब थोड़ी से आगे जाने के बाद अगर हमारे पास प्रेशर में थोड़ा सा आगे पीछे क्या है, चेंजेस है, पहले कम है बाद में ज़्यादा, फिर बाद में कम पहले ज़्यादा, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि कुछ दूरी के बाद जाने के बाद कुछ चीज़ें चेंज होना। इसमें हम प्रेशर की बात करें तो कुछ दूरी पर जाने के बाद अगर हमारा प्रेशर चेंज होता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं क्या, प्रेशर ग्रेडियंट।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो फ्लूइड का जो हमारा फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, या तो वो फोर्स की वजह से होगा या तो प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से होगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे इस पॉइंट में लिख लेंगे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा फ्लूइड flows under the action of force और प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ बोल सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड होता है उसके पास खुद का शेप नहीं होता। क्या आपने कभी ऐसा सुना है क्या कि तीखी चटनी जो हमारी थी वो हमारी क्यूबॉइडल शेप की है? ऐसा कभी देखा है कि नहीं, वो सिलेंडर शेप में ऐसा आई थी? ऐसा है क्या? नहीं है, उसके बाद वो शेप ही नहीं होता। तो वो शेप किसका लेता है? जिसके अंदर वो रखा हुआ होगा। अगर वो चटनी अगर हमारी किसके अंदर, हमारे पानीपुरी के अंदर आई है तो किसका शेप लेगी? वो पानीपुरी का ही लेगी। ठीक है, वो पूरी का शेप ले लेती है। तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँगा कि फ्लूइड का खुद का शेप नहीं होता। सो फ्लूइड टेक्स the shape of the container, मतलब जिसमें वो रखा हुआ होता है वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है, अब उसके बाद जब वो उसके अंदर रखा हुआ होगा, ठीक है, तो वो उसका शेप किस तरीके से ले लेता है। सपोज़ कि अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर मानता हूँ और इसके अंदर मान के चलो कि हमारा है पानी है, तो पानी हमारा क्या करेगा, ये कंटेनर का शेप ले लेगा। ऐसा क्यों होता है? ये कंटेनर क्या करेगा, ये पानी के ऊपर क्या करेगा, एक दबाव डालेगा, एक फोर्स डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो पानी है वो हो जाएगा डिफॉर्म। डिफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा, वो अपना शेप चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो पानी होता है या फिर हमारा जो फ्लूइड होता है वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड डिफॉर्म्स continually under the action of force। ओके, तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये किसके बारे में, हमारे फ्लूइड्स के बारे में है। तो अगर आपको सपोज कि अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ अ फ्लूइड, ठीक है, तो आप वहाँ पे लिखोगे क्या, एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछता है कि बताओ कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो आप ये 5 पॉइंट वहाँ पे लिख के आ जाना। क्या आप फिर से वही लिखना कि क्या फ्लूइड्स वो होता है जो क्या फ्लो हो सकता है। उसके बाद आप लिखना कि लिक्विड एंड गैसेस कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो फ्लूइड होता है वो फ्लो होता है कि किसी फोर्स की वजह से या फिर प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लूइड हमारा एक कंटेनर का शेप ले लेता है। उसके बाद जब वो कंटेनर के शेप के अंदर होगा, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लूइड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफॉर्म होना चालू हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स। तो ये हम बोलेंगे कि हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्या, पहला व्हाट इज़ अ फ्लूइड, दूसरा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, सो ये हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा एक डेटा था हमारे फ्लूइड के बारे में। लेकिन हमारे पास जो फ्लूइड्स होते हैं वो हमारे बहुत से टाइप्स के होते हैं। मैं इसमें कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा ताकि आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताऊँगा वो है हमारा कि जो हमारा फ्लूइड होता है वो हमने देखा था कि क्या वो लिक्विड भी हो सकता है, साथ ही साथ क्या गैस भी हो सकता है। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो लिक्विड प्लस गैस हो सकता है। ठीक है, कभी कभार हम इसके अंदर सेमी लिक्विड्स की भी बात करते हैं। सेमी लिक्विड जाने की, जैसे कि अगर हम देखेंगे टूथपेस्ट हो गया हमारा, तो ये सब हमारे भी क्या फ्लूइड के एग्जांपल्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट्स क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे फ्लूइड्स के कितने सारे टाइप हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारी गैस होती है, गैस उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे लिक्विड होती है उसको हम आइडियली क्या हम किसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम नहीं कर सकते, आइडियली हम इसको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हमारी फ्लूइड के अंदर 2 कैटेगरी आ गई कि ये कंप्रेस हो सकता है, कंप्रेस नहीं हो सकता। ओके,
दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे थर्ड, हमारे जो कुछ लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, कुछ लिक्विड्स हमारे होते हैं वॉलेटाइल। मतलब वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि वो कुछ देर के बाद हवा से उड़ जाएंगे। जैसे कि हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल क्या हो जाता है, वो हवा में उड़ जाता है, तो वो हमारा क्या है, वॉलेटाइल है। कुछ लिक्विड्स हमारे वॉलेटाइल नहीं होते। ओके, उसके बाद अगर मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा तो कुछ लिक्विड्स जो हमारे होते हैं वो उसके पास हमारे विस्कोसिटी होती है, यानी कि वो विस्कस होते हैं। विस्कस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर चिपचिपाहट होती है। जैसे कि अगर हम एक सिरप की बात करेंगे, अगर हमने एक मेडिसिनल अगर सिरप लेते हैं हम, तो उसके अंदर थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है। लेकिन अगर हम पानी की बात करेंगे तो क्या वो चिपचिपा होता है? नहीं होता। तो मतलब कुछ फ्लूइड्स के बाद विस्कोसिटी होती है, फिर कुछ फ्लूइड्स हमारे विस्कस होते हैं और कुछ फ्लूइड्स हमारे विस्कस नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि कुछ फ्लोज अगर हम देखेंगे फ्लूइड्स के, तो कुछ फ्लोज हमारे होते हैं स्टेडी फ्लो होते हैं और कुछ फ्लोज हमारे होते हैं रोटेशनल। अब ये स्टेडी फ्लो, रोटेशनल फ्लो क्या होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक पाइप है जिसके अंदर से एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, मैं स्टेडी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, स्टेडी फ्लो। समझ लो यहाँ पर समझो पानी ही फ्लो हो रहा है। सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर एक पॉइंट है बी। ओके, ये हमारा एक लाइन समझ लो एक फ्लूइड का। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लो सी और यहाँ पर एक पॉइंट ले लो डी। ये भी हमारा एक क्या है, फ्लूइड ही है। अगर मैं ये वाली फ्लूइड की बात करूँ, एक छोटा सा जो पॉइंट है यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, उसकी वेलोसिटी समझ लो कि वो वी है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी समझ लो क्या है, वो वी है। तो जब अगर मेरा यहाँ पे जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट का जो फ्लूइड है, अगर वो सी पॉइंट पर जब आएगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, वी ही होगी। उसी तरीके से अगर मेरा ए पॉइंट अगर सी पॉइंट पर जाता है तो उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो वी ही होगी। उसी तरीके से अगर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो बी पॉइंट है अगर वो डी पर आएगा तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी डी होगी। उसी तरीके से अगर ये ए वाला जो फ्लूइड अगर यहाँ से यहाँ पर आता है वी डी की तरफ, तो वहाँ पे जो हमारा जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, वी डी ही होगी। मतलब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट हमारे जो वेलोसिटीज़ है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारी एक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट कांस्टेंट होती है। तो उसी फ्लो को हम बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे रोटेशनल फ्लो क्या होता है, कि सपोज़ कि अगर हमारा जो यहाँ पे फ्लूइड था, ठीक है, और उसके अंदर क्या हो गया कि कुछ टर्बुलेंस आ गया, मतलब वैसा रोटेट होने लग गया। जैसे कि आप कभी कभार देखते हो कि अगर बॉटल लोगे और बॉटल को ऐसा घुमा दो तो उसके अंदर एक टर्बुलेंस आ जाएगा, एक हमारा क्या आ जाएगा, रोटेशनल वाला मोशन आ जाएगा। तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल फ्लो। ओके, तो कुछ फ्लो हमारे क्या होते हैं, स्टेडी होते हैं, कुछ फ्लो हमारे क्या होते हैं, रोटेशनल होते हैं। तो देखोगे कि हमारे कुछ फ्लूइड्स के अंदर हमारी इतनी सारी चीज़ें हैं, तो क्या हम ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे? क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम ये सब पढ़ सकते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि हम बहुत बड़े आलसी हैं तो हम ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे? इसलिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यहाँ पर लेके आते हैं जिसको हम बोलते हैं हम आइडियल फ्लूइड। तो अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड यूजुअली क्या करता है कि हमारे पास जो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है उसको वो क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आइडियल फ्लूइड हमारा क्या बोलता है कि जो हमारे जो फ्लूइड होंगे वो हमारे इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए। ओके, मैं लिखा दूंगा वो क्या है कि हमारे जो फ्लूइड्स होंगे वो क्या होने चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे कि उसके अंदर हमारी विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके पास क्या विस्कोसिटी वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। हालांकि हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि विस्कस फ्लूइड के बारे में। लेकिन हम यहाँ पे बोलेंगे कि आइडियल फ्लूइड जो हमारा एक अच्छा वाला जो फ्लूइड होगा उसके अंदर विस्कोसिटी क्या होगी, नहीं होगी, मतलब उसके अंदर चिपचिपाहट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर जो हमारा फ्लो होगा वो हमारा स्टेडी फ्लो होना चाहिए, वो फ्लो हमारा रोटेशनल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, 4 पॉइंट्स बना लिए आइडियल फ्लूइड के। पहला पॉइंट क्या है कि हम बोलेंगे कि हमारा जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, हमारा इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो कंप्रेस नहीं हो सकता। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो जो हमारा फ्लूइड है उसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी, मतलब उसके बाद चिपचिपाहट नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने बोला कि उसके पास जो फ्लो होगा वो फ्लो होना चाहिए स्टेडी फ्लो। और उसके बाद हमने बोला कि उसके पास जो रोटेशनल फ्लो है वो भी क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका फ्लो कैसा होना चाहिए, इररोटेशनल
होना चाहिए। तो उसी को हम यहाँ पर क्या अच्छे से यहाँ पर हम एक पॉइंट्स पे लिख सकते हैं ताकि आप उसके अच्छे से एक नोट्स बना लो। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पे लिखते हैं कि आइडियल फ्लूइड हमारा क्या था। सो हमारे पॉइंट्स आपको याद होंगे। तो हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे हम बोलते हैं क्या कि द फ्लूइड शुड बी इनकम्प्रेसिबल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल। आपके बुक में यहाँ पर एक सवाल भी पूछा गया है कि व्हाट आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। इनकम्प्रेसिबल बोलने का मतलब ये है कि जब मैं उसको अगर फ्लूइड के बाद जब फोर्स लगाऊंगा तो उसका वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ कि अगर मेरे पास एक सॉलिड होता, ओके, और मैंने इसको यहाँ पे फोर्स लगाया और ये पिचक गया, छोटा हो गया, तो मैं बोलूँगा कि इसका जो वॉल्यूम जो है यहाँ पे देखो, ये पे पहले वॉल्यूम ज़्यादा था और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे इसका कम हो गया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे कंप्रेस हो गया है। लेकिन जब अगर मैं क्या करूँ, फोर्स लगाने के बावजूद भी उसका शेप, उसका वॉल्यूम क्या हो, हमारा चेंज ना हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनकम्प्रेसिबल होना। ठीक है। सो यहाँ पर आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होगा कि द फ्लूइड्स व्हेन अप्लाइड फोर्स डजंट चेंज इट्स वॉल्यूम or else we can say its density is constant are called as the incompressible fluids। मतलब ऐसा फ्लूइड जिसके पास क्या, एक तो पहला उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि वी नो दैट डेंसिटी इज व्हाट, इट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। और कंप्रेस मतलब अगर फोर्स लगाने के बाद मास तो कम होगा नहीं, क्योंकि बिकॉज मास क्या है, हमारे कंजर्व होते हैं, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो मास तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स लगाने के बाद अगर मेरा वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा तो उसका मतलब मेरी डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही है, बिकॉज ये अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, बिकॉज इक्वल टू की साइन है यहाँ पे। सो व्हाट आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, अगर आपको सवाल पूछता है तो क्या बोलोगे कि अगर फोर्स लगाने के बाद अगर हमारा क्या वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर इसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। इसके बाद सेकंड हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेकंड क्या बोला था हमने इनकम्प्रेसिबल के बाद, हाँ हमने बोला था कि उसके अंदर हमारे विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम बोलेंगे नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब क्या, उसके चिपचिपाहटपन नहीं होना चाहिए। लेकिन फिजिक्स के वर्ड्स में उसको हम थोड़े कुछ और वर्ड्स में समझते हैं कि मतलब अगर समझो ये हमारा एक फ्लूइड है जो कि ऐसा फ्लो हो रहा था, मान के चलो ऐसा कुछ फ्लूइड है, तो बड़ा गुच्छा है। तो अगर मैं ये लेयर की बात करूँ इसके जस्ट नीचे वाले के लेयर के साथ, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं विस्कस। ठीक है। तो ये जो हमारा जो इंटरनली यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन था इन दोनों लेयर्स के बीच में, अगर वो हमारा नेग्लिजिबल है तो उसी को हम बोलते हैं क्या, नॉन विस्कस होना। इसको हम अच्छे से आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अगर आप पॉइंट खाली लिख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देयर शुड नॉट बी इंटरनल फ्रिक्शन, देयर शुड नॉट बी internal friction between two layers of fluid। उसके बाद थर्ड हमने क्या बोला था कि उसका जो फ्लो होगा वो क्या होना चाहिए, हमारा एक स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या था, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट वहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। सो वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट। सो यहाँ पे बोलूँगा मैं क्या, वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे कि वो जो उसका जो फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, इरोटेशनल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रोटेशनल फ्लो। ओके। तो इसके अंदर हम कुछ पॉइंट ऐड नहीं करते हैं। ठीक है।
तो अभी इसके बाद हमने यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बार हमने देखा कि व्हाट आर फ्लूइड्स, व्हाट इज़ ए फ्लूइड्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पे बोलोगे कि व्हाट आर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, उसके बाद व्हाट आर आइडियल फ्लूइड्स। तो हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो हमारे बन ही गए हैं। तो आप यहाँ पे यूजुअली आप यहाँ पे सॉल्व तो मतलब लिख तो लोगे इसके बारे में। आपको मैं अच्छे यहाँ पे नोट्स दूंगा, तो मैं होप करता हूँ कि आप ये सारे अपने कॉपी में क्या कर रहे होगे, आप आपको लिख रहे होंगे ताकि आपको ये आगे जाके बहुत अच्छे से हेल्प हो। और रिवीजन करना भूलना मत। आप हमेशा क्या करना, ये जो नोट्स मैं पढ़ाते रहता हूँ उसको हमेशा क्या करना, रिवाइज करते रहना, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से क्या हो जाए, ये बैठ जाए, ठीक है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि हमारे पास फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड एज फ्लूइड। तो अभी हम यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि जब फोर्स लगेगा तो उसके बारे में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अभी हम मेन चैप्टर फ्लूइड का, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फ्लूइड होता है यूजुअली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसको हम 3 सिनेरियोज में कैटेगराइज कर सकते हैं, ओके। पहला कि अगर हमारा फ्लूइड जो है वो रुका हुआ है, यानी कि वो रेस्ट पर है, ठीक है। दूसरा, अगर जो हमारा जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है या फिर मूव कर रहा है। तीसरा, उसके सरफेस के बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर्स में आपको पढ़नी होगी। पहला क्या, यहाँ पर क्या, फ्लूइड जब रेस्ट पे होगा तो उसको हम बोलते हैं हम फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। इसको हम कभी कभार हाइड्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। तो जब हमारा जो फ्लूइड जो है हमारा वो अगर रुका हुआ होगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट या फिर एट ए पर्टिकुलर स्पेस, तो उसकी स्टडी अगर जब करोगे तो आप क्या स्टडी कर रहे हो, फ्लूइड स्टैटिक्स की स्टडी करो या फिर आप हाइड्रोस्टैटिक्स की स्टडी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर सपोज कि अगर यहाँ पर अगर हम फ्लो की बात करें, मतलब ऐसा मतलब जो हमारा फ्लूइड जो है वो अगर बह रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लूइड डायनामिक्स। और उसके बाद जब अगर हम क्या करेंगे, फ्लूइड की अगर सरफेस की बात करेंगे, मतलब जो उसका जो सरफेस होता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा एक सरफेस का पार्ट आता है। तो तुम्हारे बुक में जो उसका नाम दिया गया है उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो यूजुअली हमको क्या करना है इस चैप्टर में, हमको ये तीनों हमारे जो पार्ट्स है इसको स्टडी करना है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स, यानी कि जब फ्लूइड हमारा रुका हुआ होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड के फ्लो के बारे में कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर क्या हमारे गौर हो सकते हैं उसकी स्टडी करेंगे। तो हम वो हमारा 3rd पार्ट हो जाएगा। तो हम ये सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे, पहले रेस्ट, फिर हम क्या करेंगे फ्लो, उसके बाद उसके सरफेस की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपको मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताना कि ये हमारा रेस्ट का पार्ट है या फिर हमारा ये फ्लो का पार्ट है। सपोज़ कि अगर यहाँ पर एक पानी पूरी ले लेते हैं हम, ओके, फिर अच्छे से बनाते हैं। सपोज ये हमारे पास एक पानी पूरी है, ओके, और इसके अंदर हमारे क्या है, तीखा पानी और मीठा पानी बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके अंदर जो ये पानी है वो रेस्ट पे है या वो फ्लो पे। मैंने जिसके पहले आपको एग्जांपल दिया था मैंने तभी आपको बोला था कि इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, तब वो हमारा क्या आता है, वो फ्लो वाला पार्ट था। लेकिन जब इसके अंदर आगे पानी बैठ जाता है तो वो हमारा किसका पार्ट आता है, हमारा स्टैटिक का पार्ट आता है, ओके। नाउ सपोज कि यही जो हमारी पानी पूरी है उसको मैंने एक बस के ऊपर या फिर एक गाड़ी के ऊपर रख दिया, हाँ, और ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है। अब मुझे पता ये गाड़ी आगे मूव कर रही है, इसका मतलब ये पानी पूरी भी आगे मूव कर रहा होगा, इसका मतलब ये तो मोशन के अंदर है। तो ये तो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर आ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बोला था कि ये फ्लूइड डायनामिक्स कब होगा, जब हम क्या करेंगे, फ्लूइड की फ्लो की बात करेंगे। जब फ्लूइड अपने आप फ्लो होकर मूव करेगा तो उसको हम बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, फिर ये भी अभी किसका पार्ट है, हमारा स्टैटिक का ही पार्ट है।
जब जब ये हमारा आगे की तरफ मूव हो रहा है और यहाँ पे क्या पानी पूरी ऊपर रखी हुई है, तो ये अब भी किसका पार्ट है, हमारा स्टैटिक का ही पार्ट है। तो आपको समझ में आ गया हो कि अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा ये हम स्टैटिक की बात करेंगे। ओके सो एक सवाल एक और आ गया मेरे मन में, जिसको हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि जब मैंने ये पानी पूरी को आपको मैंने कंसीडर करवाया था ये पानी पूरी, तो मुझे बताओ क्या ये जो पानी पूरी के अंदर, ये जो पूरी के अंदर जो हमारा पानी है, ठीक है, वो क्या वो खुशी खुशी इसके अंदर रहना चाहता है? नहीं ना, वो क्या चाहेगा कि वो उसके वॉल्स को क्या कर दे, उसको तोड़ दे, बाहर निकल जाए, फैल जाए, वो अपनी आज़ादी मांगेगा वो, ठीक है। तो क्या वो ऐसा कर पाता है? कभी कभार कर जाए, कभी वो टूट जाती है, कभी कभार नहीं कर पाता। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हम बात करेंगे कि फ्लूइड एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ होगा तो वो क्या अप्लाई करेगा, वो अप्लाई करेगा फोर्स। कहाँ अप्लाई करेगा वो? उसके वॉल्स पे अप्लाई करेगा, उसके बेस पे अप्लाई करेगा, बराबर है कि नहीं। सो ऐसे फोर्स को अगर हम किसी एक एरिया पे अगर अप्लाई कर देंगे तो हम बोलते हैं क्या कि जब फोर्स अगर एक एरिया पे अप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेशर। सो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं किसकी, एक फ्लूइड के बारे में, कि फ्लूइड हमेशा क्या एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ओवर एन एरिया, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक स्टडी करेंगे, हमारा सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारे फ्लूइड के बारे में, वो कि जो कि हमारा होगा उसका प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि फ्लूइड के अंदर हम प्रेशर कैसे स्टडी करेंगे। सो सबसे पहली बात, प्रेशर क्या होता है हमारा। सपोज़ कि अगर ये हमारा एक फ्लूइड है, एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, तो ये फ्लूइड क्या करेगा कि इसके जो वॉल्स है हमारे कंटेनर के, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसके बॉटम पे भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, हर जगह पे लगने वाला है फोर्स इसके। मतलब क्या होगा कि ये एरिया के ऊपर फोर्स लगने वाला है, ये एरिया के ऊपर भी हमारा फोर्स लगने वाला है। लेकिन मुझे बताओ ये फोर्स हमारा जो होगा वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए, बराबर। सो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज़ अ प्रेशर। अगर प्रेशर का हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलते हैं सो वो होता है हमारा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया, ठीक है। सो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रेशर के बारे में, द परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स exerted by the fluid per unit surface area, ठीक है, is called as प्रेशर। यानी कि मैं प्रेशर जो हमारा P से डिफाइंड होगा उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा इक्वेशन बन गया हमारा प्रेशर के लिए। सो प्रेशर क्या होता है, इट इज़ द नॉर्मल फोर्स और द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा इसका डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं और इसका यूनिट भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे तो देखो ये फोर्स है तो इसका यूनिट होता है न्यूटन, ये हमारा एरिया है तो ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, इट्स यूनिट्स इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम एक और नाम दे देते हैं क्या, और पास्कल, इसको हम PA से लिखते हैं। समझ में आ गया आपको। सो प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसका हम क्या बोलेंगे, पास्कल। इसका डायमेंशन हम निकाल लेंगे। सो प्रेशर का जो हमारा डायमेंशन होगा वो होगा हमारा फोर्स का डायमेंशन अपॉन एरिया का डायमेंशन। ओके, फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास मतलब kg, यानी कि यहाँ पर हमारा m1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन यानी कि वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब होगा ये LT-2। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर के बारे में कि वो होगा L1, सॉरी फोर्स का होगा L1m1T-2 डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब क्या, मीटर स्क्वायर, यानी कि वो क्या आ जाएगा हमारा L2।
हम ये L2 को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हमको प्रेशर का डायमेंशन मिलने वाला है, वो होगा हमारा L-1 M1 T-2, L-1 M1 और क्या हमारा T-2, ये हमारा होता है प्रेशर का डायमेंशन। अब इसके बाद ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है या हमारी ये वेक्टर क्वांटिटी है। हालांकि अगर आप देखोगे तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक्चुअली एक टेंसर क्वांटिटी है, लेकिन आपको टेंसर क्वांटिटी इस लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए आपकी बुक में ये बोला गया है कि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बट हालांकि अगर हम देखेंगे एडिशनल रेफरेंस से हम बोलेंगे तो ये हमारा एक टेंसर क्वांटिटी होता है। तो आपका ये होमवर्क हो सकता है कि आप थोड़ा पढ़ के आ जाओ कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है, लेकिन बुक के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बोलने का मतलब ये है कि ये हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है हमारा, ये डिपेंड करेगा हमारा मैग्नीट्यूड पे। ओके, सो अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमारे क्या क्या पॉइंट्स है। तो प्रेशर होता है इट्स ए परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद हमने देखा कि इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसको हम पास्कल भी बोलते हैं। उसके बाद इसका जो डायमेंशन है वो हमारा क्या होता है L-1 M1 और यहाँ पे क्या होता है T-2। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये प्रेशर के बारे में, सो ये इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों था। अगर मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बोलूँ, सपोज़ कि हमारा जो प्रेशर जो होता है वो एरिया पे डिपेंडेंट होता है, बहुत हाईली डिपेंडेंट होता है। सपोज़ कि अगर हमारे पास एक नीडल है, ओके, क्या हमारे पास एक नीडल है और मैं नीडल को अगर अपने स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना चाहूँगा तो वो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पेन को पेनिट्रेट करने की कोशिश करूँगा तो क्या ये मेरा अंदर पेनिट्रेट हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा एक चीज़ देखा कि ये जो हमारा इस पेन का जो हमारा एरिया था ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे विद द सिरिंज जो हमारे अंदर जाती है, उसका एरिया बहुत ही छोटा होता है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर के अराउंड कुछ तो होता है। उससे हमारा चेंजेस क्या आते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। सपोज़ कि अगर हमने 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया दोनों केसेस के अंदर, कैसा, एक और समझ लो हमारे पास एक सिरिंज है और एक हमारा यहाँ पे पेन है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि इसका जो ये जो हमारे सिरिंज का ये जो है, इसका जो एरिया है वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर और इसको हमने यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। और इसी तरफ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इमेजिन कर सकते हैं कि ये मान के चलो ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे भी हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ऐसा कौन सा फैक्टर था कि जिसकी वजह से हमको ये हुआ कि ये पेनिट्रेट कर जाता है लेकिन ये नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अगर यहाँ पर हम प्रेशर निकालेंगे तो वो होगा मेरा परपेंडिकुलर फोर्स, तो यहाँ पे फोर्स हमारा 10 है, अपॉन एरिया देखोगे तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, बराबर है कि नहीं। लेकिन हमको यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लिखना है, तो हम यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर स्क्वायर के अंदर। वो कैसे होगा? तो सबसे पहली बात, 1 मिलीमीटर हमारा कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है। अगर हम मीटर स्क्वायर करेंगे मतलब दोनों जगह स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर होगा 1 मिलीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये होगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 10⁻⁶ यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमको जो प्रेशर मिलेगा वो होगा 10�7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, अगर इसका निकालेंगे, अगर हम पेन का निकालेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा देखो, यहाँ पर हमको मिलेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू 10 अपॉन, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 10⁻² मीटर। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10⁻⁴, जो कि हमको यहाँ पे देगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्रेशर था, ठीक है, वो 100 गुना ज़्यादा है किसके मुताबिक, इस पेन के मुताबिक।
उसी वजह से क्या हो जाता है कि ये हमारा जो सिरिंज है ये हमारा अंदर पेनिट्रेट कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। अगर एरिया अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि वो क्या चाहता है प्रेशर, हमारा फोर्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ठीक है, तो यही हमारा पॉइंट हम यहाँ पे ऐड करेंगे कि स्मॉलर द सरफेस एरिया more is the pressure exerted। सो ये हमारा पॉइंट है जो हमने यहाँ पर ऐड किया है हमारा प्रेशर को समझने के लिए। अगर मैं यहाँ पर और चीज़ें आपको इंक्लूड करूँ तो यहाँ पे हमारे और भी प्रेशर की यूनिट्स होते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेशर की यूनिट्स को। हमारे पास एक प्रेशर का यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं हम 1 एटमॉस्फेयर। सो 1 एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, वो होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। उसके बाद हमारे पास एक होता है यूनिट, उसको बोलते हैं हम 1 बार, तो वो होता है हमारा 10⁵ पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स होते हैं 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत हमारी यूनिट्स है जो हमारे किसके अंदर आती है, प्रेशर के अंदर आती है। और इसके अंदर हम 1 बार 1 टॉर्क के अंदर भी हम यहाँ पे यूनिट्स लिखते हैं, जो कि आगे जाके आपको मैं एग्जांपल्स में इंक्लूड करवा के दूंगा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक था किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं एक मेन पॉइंट आपको ऐड करके बताऊँ प्रेशर के ऊपर ही, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सपोज़ कि अगर यहाँ पे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को अगर हम यहाँ पे इमेजिन करें, तो उसके अंदर हमारे पास प्रेशर के बारे में हम क्या बोलेंगे। देखिए यहाँ पे सपोज़ हम आपको ही इमेजिन कर लेते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट आप पे कितने प्रेशर हो सकते हैं। सपोज़ ये आप हो, अब मैं आपको समझाऊंगा कि इसके अंदर प्रेशर के बारे में क्या हम इमेजिन कर सकते हैं। देखो अभी आप तो क्वारंटाइन डेज चल रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि आपके पास सिलेबस का बहुत ज़्यादा ही बर्डन रहेगा। मतलब आपको क्या करना होगा कि आपको पहले तो यहाँ पे फिज़िक्स पढ़ना है, उसके बाद आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको मैथ्स भी पढ़ना है, अगर आपने मैथ्स लिया है तो आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश हिंदी वगैरह वगैरह जितनी भी आपकी क्या होंगी, आपकी जो बुक्स होंगी वो सारी की सारी आपको पढ़ने हैं। कोई आईटी लेता है उसको आईटी पढ़ना पड़ेगा, साथ ही साथ बीच में आपको एंट्रेंस का भी आपको थोड़ा बहुत एक झटका आएगा, MHCET JEE जो भी आप दे रहे हो उसका। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर जितने भी आपके पास बुक्स है आपके सर के ऊपर पाइल अप होती जा रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे बुक्स ऐड करते जा रहा था, मुझे बताओ मेरा प्रेशर कहाँ पे बढ़ते जा रहा था। हाँ, आपके ब्रेन्स में, आपके हेड के पास यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज़ होते जा रहा था। तो मैं इस प्रेशर को कम कैसे करूँगा, मैं इसको अच्छे से पढ़ लूँगा, मैं ये सारी की सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ के हटा दूँगा यहाँ से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बुक्स हटने पर यहाँ पे मेरा प्रेशर कम हो गया? लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं की तो यहाँ पे मेरे बुक्स का बर्डन बढ़ता जाएगा, तो मेरा प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ होते जाएगा। सो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब बुक्स को पाइलअप करते 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 हम देखेंगे तो नीचे की तरफ हमारा प्रेशर क्या होता है, बिल्डअप होते जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर लेता हूँ और इसके अंदर अगर हमारे पास एक फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पानी के लेयर्स के ऊपर लेयर्स है, तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट होता होगा, है कि नहीं। तो ये प्रेशर अभी हम यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर अगर हमने एक फ्लूइड भर के रखा है, सो ओवर डेप्थ उसके अंदर हमारा प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा। तो ये हम यहाँ पर डिराइव करने वाले, हम समझने वाले हैं कि ये कैसे होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं
pressure due to a liquid column. ओके, सबसे पहली बात हम इसको कैसे करेंगे पहले आप वो देख लो। हम यहाँ पे पहले स्टेप बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे नोट्स के अच्छे से लिख लेंगे। सपोज़ कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक कंटेनर था या फिर है हमारे पास कंटेनर, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा पड़ा है जिसके पास डेंसिटी है रो। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको पता है कि एट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको कुछ ना कुछ प्रेशर निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इमेजिन करता हूँ कि सपोज़ अगर मेरे पास एक सिलेंडर होता, हम कुछ भी ले सकते थे, लेकिन मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया। इस सिलेंडर का समझो कि इसका हाइट h है और इसका जो यहाँ पर ये एरिया है क्रॉस सेक्शन वो है हमारा a। और अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी वजह से हमको यहाँ पर ये जो सरफेस है, सपोज इस सरफेस को नाम देता हूँ मैं O, ये जो नीचले वाला हमारा जो क्रॉस सेक्शन का जो सरफेस है उस तरफ हमको निकालना है कि प्रेशर क्या होगा। या फिर एट दी एंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो हमारा O की तरफ सरफेस है वहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे पहले आप वो देखो। सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर पास एक वेसल था जिसके पास एक लिक्विड था, उसका डेंसिटी क्या है, रो। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमने एक इमेजिन किया एक सिलेंडर जिसके पास एक हमारा एरिया ए था और हाइट h थी। ठीक है, अगर एरिया और हाइट हमको दी गई है एक सिलेंडर की, तो हम क्या यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है हमारा एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पर एरिया इंटू हाइट कर लेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ये जो हमारा सिलेंडर है इसका हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एक क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रेशर निकालना है। सो प्रेशर के लिए हमको फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फोर्स कैसे निकालेंगे ज़रा बताओ, ज़रा देखो ज़रा, ये पूरा का पूरा पानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये पानी का पूरा वेट इस पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं दैट फोर्स इज इक्वल्स टू mg। ओके, और उसके बाद हमको पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन हमारे पास तो m है ही नहीं। सो हम यहाँ पे m कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम है, हमारे पास डेंसिटी है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मास निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा प्रेशर निकल जाएगा। इन शॉर्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ प्रोसीजर है जो यहाँ पे हम फॉलो करने वाले हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे कि अ वेसल is filled with a fluid of density rho। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे हमने ये बता दिया कि हमारे पास एक फ्लूइड है जिसके पास क्या है, डेंसिटी रो है। उसके बाद हम बोलेंगे कि हमने एक इमेजिन किया एक सिलेंडर को। सो यहाँ पे बोलेंगे इमेजिन सिलेंडर, या फिर हम बोलेंगे इमेजिन अ सिलेंडर विद इन द फ्लूइड हैविंग हाइट h एंड एरिया a। ठीक है, हमने एक इमेजिनरी क्या किया है कि यहाँ पर हमने सिलेंडर इमेजिन कर लिया है, और हम क्या बोलेंगे कि अभी हमको इस सिलेंडर पे एट द सरफेस ओ हमको क्या फाइंड करना है, प्रेशर फाइंड करना है। तो उसको वो भी यहाँ पे लिख देंगे। सो इमेजिन अ सिलेंडर विद इन द फ्लूइड हैविंग हाइट h एंड एरिया a, प्रेशर एट द सरफेस O has to be found using this imaginary cylinder। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमको मालूम पड़ गया A और H है, तो यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट या फिर इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या फिर वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा A इंटू एच। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर V इज इक्वल्स टू ए एच, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि अगर हमको वॉल्यूम मिल गया है तो हम इसके यहाँ पे ये सिलेंडर के अंदर कितना मास है वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे द मास इनसाइड दिस सिलिंड्रिकल या फिर इनसाइड दिस cylindrical column, okay, the mass inside this cylindrical column can be given as, ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, डेंसिटी की मदद से निकालेंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, हमको वॉल्यूम पता है क्या है, वो A इंटू एच। सो देयरफॉर M इज इक्वल्स टू डेंसिटी A H, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे कि ये सिलेंड्रिकल जो हमारा जो कॉलम था ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कि इसके वेट के बराबर होगा। सो अ फोर्स F इज इक्वल्स टू mg इज एक्सर्टेड एट द सरफेस O। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। देयरफॉर प्रेशर P एट दैट सरफेस इज, so यहाँ पे हम बोलेंगे P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। F क्या है हमारा, mg अपॉन A। M क्या हमारा, डेंसिटी A है, तो डेंसिटी A एच जी अपॉन ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेंसिटी एच जी। सो देयरफॉर यहाँ पे जो हमको प्रेशर मिलने वाला है वो होगा डेंसिटी एच और जी। सो ये हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन था कि अगर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कॉलम है उसके बेस पे हमको क्या फाइंड करना है, अगर प्रेशर फाइंड करना है। बट अभी यहाँ पर आप नोट करना एक चीज़ कि इस डेरिवेशन में जो हमको प्रेशर मिला है उस प्रेशर में हमारा एरिया वाला पार्ट तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर क्या मेरा एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या, वो सिर्फ और सिर्फ क्या डिपेंड कर रहा है, हमारे हाइट पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और उस वक्त वहाँ पे जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस पर डिपेंड कर रहा है, बट वो एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं ये छोटा सा एरिया ना लेके अगर मैं पूरा का पूरा वेसल के बराबर अगर एक एरिया ले लेता तब भी मुझे सेम ही प्रेशर मिलने वाला था। इसका मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि ये डिपेंड ही नहीं करता कि मैं कितना पानी ले रहा हूँ, क्योंकि इस सरफेस पे हमारा प्रेशर क्या है, सेम है। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं छोटा सा एक कॉलम ले लूँ या फिर पूरा का पूरा एक कंटेनर का एक एच हाइट का एक कॉलम ले लूँ, ये सरफेस में मेरा हमेशा प्रेशर क्या रहेगा, मेरा सेम रहेगा। यहाँ से हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं कि दैट ओवर अ सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमारा प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वर्टिकली हमारा प्रेशर क्या हो सकता है, वो हमारा चेंज हो सकता है, क्योंकि हमारी एच पे वो डिपेंड करता है। इसका मतलब अगर मैंने इस कॉलम की अगर हाइट कम कर दी तो इसकी इस छोटे से मास की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अगर लेकिन यही कॉलम को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो फिर यहाँ पे हमारा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टली की बात करूँ, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर जगह के पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप ये आप नोट कर सकते हो। और उसी के साथ हमारा अब आज का लेक्चर हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। और अब हम क्या करेंगे, आगे हम थोड़े से और टॉपिक्स पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, कि अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा कुछ गॉस प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपको मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नोट्स दे दिया हो, तो मैं होप करता हूँ कि आप क्या करोगे, उसको अच्छे से नोट किए होंगे, उसको अच्छे से लिख लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि ये हम आपके लिए एक न्यू चैप्टर है, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। तो हमेशा एक स्टार्ट हमारा क्या होना चाहिए, एक अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको पूरा का पूरा एक पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। ओके,
सो आई होप ये पूरा सिलेबस आपको समझ में, आपको पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मैं अलविदा लेता हूँ आपसे अभी के लिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।